तो वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने मैकेनिक्स पोर्शन हमने स्टार्ट किया है। और इस दफ़ा जो हमने सेशन स्टार्ट किया हुआ है, तो इसमें हमने डिफरेंट वे से हम जो है चीज़ों को लेके चल रहे हैं वो चलेंगे। पहले हम वो चैप्टर वाइज जा रहे थे, वो इसलिए अब हमने वो फैसला किया है कि जो पोर्शन वाइज है ना उनको हम लेके चलें। तो मैकेनिक्स के सिलसिले में हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन को हमने स्टडी कर रहे हैं। तो आज ये जो चैप्टर है ख़त्म हो जाएगा, तो फिर मैकेनिक्स का जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हम स्टार्ट करेंगे। तो इसी तरह जब हमारी मैकेनिक्स खत्म हो जाएगी तो फिर हम नेक्स्ट जो हमारा पोर्शन होगा मॉडर्न फिजिक्स कह लें या न्यूक्लियर फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स वगैरह, फिर हम नेक्स्ट पोर्शन की तरफ चलेंगे। ठीक है। तो पढ़ेंगे फ्री डैम्प्ड फोर्स एंड मेंटेन्ड ऑसिलेशन। तो इनकी डेफिनेशन करनी है आपने। द ऑसिलेशन ऑफ अ पार्टिकल विद फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आपने पढ़े थे कि वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है, फिर आगे फर्स्ट नोट, तो ये सारी चीजें फिर आप डिटेल में वो पढ़ेंगे बेस वाले चैप्टर में। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स आर डिफाइंड एज फ्री ऑसिलेशंस। कि अब देखिए यहाँ पर नजर आ रहा है कि ये फ्री ऑसिलेशन है कि तो ये फ्री ऑसिलेशन होती है, यानी कि रेजिस्टिव फोर्स की गैर मौजूदगी में जो ऑसिलेशन होती है उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम फ्री ऑसिलेशन बोलते हैं। दूसरे अल्फाज में आप ये भी कह सकते हैं कि जो आइडियल ऑसिलेशन होती हैं उनको हम फ्री ऑसिलेशन कहते हैं, क्योंकि जाहिर है प्रैक्टिकल लाइफ में आप रेजिस्टिव फोर्स को आप खत्म नहीं कर सकते। तो ये रेजिस्टिव फोर्स की गैर मौजूदगी में होती है। यानी कि जो फीमेल्स है ना, खास करके वो ध्यान रखें, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पहले मैं गूगल के थ्रू ज्वाइन करता था रूसा का, रूसा की वीडियो ऑन है। तो अब मैं ना वो डायरेक्ट वो ऐप है वो वहाँ से करता हूँ, तो इसकी सेटिंग मुझे नहीं पता नहीं चल रही। तो इस वजह से वो जब आप ज्वाइन करते हैं तो ऑटोमेटिकली या शायद आपकी तरफ से भी ना सेटिंग्स होती हैं कि जब आपने वीडियो ज्वाइन करनी है या मीटिंग ज्वाइन करनी है तो आपकी जो वीडियो है वो ऑन होनी चाहिए, ऑफ होनी चाहिए। मेरी तरफ से भी होती है और आपकी तरफ से भी। मुझे तो आप इस ऐप से मैं करता हूँ कि क्लास जल्दी ज्वाइन हो जाती है, लेकिन अब ये नहीं पता होता कि इसकी सेटिंग किस तरह करनी है, तो इसलिए आप अपनी सेटिंग चेंज कर लें। द एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन रिमेन्स कॉन्स्टेंट। ये बड़ा एमसी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि फ्री ऑसिलेशन के लिए ये सारे पैटर्न पैरामीटर आपके कांस्टेंट रहेंगे। जाहिर है कि जब रेजिस्टिंग फोर्स होनी नहीं है तो आपका जो एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड किसी को पता है क्या होता है? व्हाट इज एम्पलीट्यूड? आई थिंक तो किसी स्टूडेंट को एम्पलीट्यूड का नहीं पता। एम्पलीट्यूड होता है मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्टेंस जो बॉडी ट्रेवल करती है ड्यूरिंग ऑसिलेशन, उसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। और रोसा ने आंसर दिया है कि जो अब मैक्सिमम बॉडी जो मेन पोजीशन से कितना दूर जाती है उसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। अब चूंकि रेजिस्टिव फोर्स है नहीं है, तो जितना बॉडी का एम्पलीट्यूड होगा पहली वाइब्रेशन में, दूसरी वाइब्रेशन में भी उतना ही रहेगा, तीसरी वाइब्रेशन में भी उतना रहेगा, चौथी वाइब्रेशन में भी उतना ही रहेगा, वो कम या ज्यादा नहीं होगा। फ्रिक्वेंसी ज़ाहिर है कि फ्रिक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन कंप्लीटेड इन 1 सेकंड, वो भी कांस्टेंट रहेगा। एनर्जी वेस्ट होगी नहीं क्योंकि रेजिस्टिव फोर्स नहीं होगी। फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री ऑसिलेशन इज कॉल्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। तो ये वो फ्रीक्वेंसी है जो अगर आप वो मैच कर जाए ना तो फिर वो बॉडी किस में चली जाती है, रेजोनेंस में चली जाती है। तो ये मटेरियल की नेचुरल ये फ्रीक्वेंसी होती है।
हर मटेरियल की डिफरेंट होती है। तो यही वजह है कि जब आप वो एक क्वेश्चन भी है वो पूछा जाता है कि जो ब्रिज पे जो आर्मी जो सोल्जर जब जाती हैं तो उनको बोला जाता है कि आपने एक साथ पाँव नहीं मारना ब्रिज पर, क्योंकि जाहिर है कि ब्रिज पर भी वो रोलर्स लगे होती हैं तो वो वाइब्रेशन वहां पर होती हैं। तो अगर एक साथ सारे जो है वो उसको पाँव मारे जमीन पर, ब्रिज की जो है फर्श पर, तो वो ब्रिज भी वो क्या करना शुरू कर देगा, वो ओसिलेट करना शुरू कर देगा। तो अगर ब्रिज की जो ऑसिलेशन है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ वो मैच कर जाती है तो फिर बॉडी रेजोनेंस पे चली जाती है। तो यही है कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी और फ्री ऑसिलेशन ही को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल फ्रीक्वेंसी आप बोलते हैं। अब ये जो ओ है ये आपकी मेन पोजीशन है, तो यहाँ से बॉडी जितना दूर जा रही है ये इसका एम्पलीट्यूड है, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, याद रखिएगा। ये नहीं है कि मेन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट है। अगर आप इंटरव्यू में ये बोलेंगे ना कि जी मेन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट को आप एम्पलीट्यूड कहती हैं, तो वो आपकी डेफिनेशन गलत है। आपने बोलना है मेन पोजीशन से मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको आप जिससे वो एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो एम्पलीट्यूड इसमें ये वाला पॉइंट है, बाकी पॉइंट वो एम्पलीट्यूड नहीं है। डैम्ड ऑसिलेशन, तो ये रेजिस्टिव फोर्स की मौजूदगी में ऑसिलेशन होती हैं और ये वक्त के साथ साथ ये डिक्रीज होती जाती है, जाहिर है कि उसकी एनर्जी कम होती चली जाए, तो इसलिए इन दीज ऑसिलेशन द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली। ये एमसीक्यू आ सकता है कि जो डिक्रीज आता है वो किस तरह से आता है, वो लीनियरली वो डिक्रीज नहीं आता बल्कि एक्सपोनेंशियली वो उसमें डिक्रीज आता है ड्यू टू द डैम्पिंग फोर्सेस लाइक फ्रिक्शनल फोर्स, विस्कस फोर्स या हिस्टैरिसीस लूज लूप जो होता है। आपने पढ़ा था कि हिस्टैरिसीस लूप क्या होता है कि जब आप बॉडी को डिस्टेबलाइज करते हैं तो बॉडी क्या करती है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर मेन पोजीशन की तरफ जाना चाहती है। तो जब आप रिपीटेड फिनोमेना करेंगे तो उसको वो फिर जाहिर है कि अब फॉर एग्जांपल अगर 50 दफा आपने उसको डिस्टेबलाइज किया है तो वो 50 दफा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस चली गई है। तो ये जरूरी नहीं है कि हर दफा ही अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर जरूरी वो चला जाए। तो हो सकता है कि जब आप रिपीटेड उसमें करते हैं तो उसमें फटीग आ जाती है, आपने पढ़ा था। तो वर्क डन ये सारे करने पड़ते हैं तो उसको हम स्टेरिसिस कहती हैं। ये हम लेक्चर में डिस्कस कर चुकी हैं। तानिया ये वो मैथ की ये सारी जुबान होती है। एक्सपोनेंशियल होता है ई की जो ग्राफ होता है, ई वाला ग्राफ होता है। और ये ग्राफ या शायद यहाँ पर बना हो, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि मैथ में आप जानते हैं कि डिफरेंट टाइप के ग्राफ्स होती हैं तो उनके नाम से ये होती हैं। शायद यहाँ पर हो, ये ग्राफ है ना, इसको आप एक्सपोनेंशियली कहती हैं। ये एकदम से जो डिक्रीज आता है ना इसको आप क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्राफ बोलते हैं, ठीक है। इस तरह करके होता है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ होती है, ये मैथ में होती है सारी। तो डिवीजन से सारे उन्होंने किया गया कि जो ग्राफ की जो शेप्स होती हैं तो उन्होंने फिर उसको क्या है वो कैटेगराइज किया होगा है, ठीक है। क्लियर है। ड्यू टू डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड द एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर also goes and decreasing exponentially। ये एमसीक्यू आ सकता है कि डैम्ड ऑसिलेशन में जो डिक्रीज है वो लीनियरली होता है, पैराबोलिकली होता है या हाइपरबोलिकली होता है या एक्सपोनेंशियली होता है। तो आपने किस पर टिक करना है, एक्सपोनेंशियली। पैराबोलिक, हाइपरबोला या उसकी तरह का ये नहीं होता। द फोर्स प्रोड्यूसेस अ रेजिस्टेंस टू द ऑसिलेशन का डैम्पिंग फोर्स, उस फोर्स को आप डैम्पिंग फोर्स कहती हैं। ये डैम्पिंग फोर्स का फार्मूला है, इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब देखिए, आप देख लें ये आसानी है, यहाँ पर ई आ रहा है तो ये वो बता रहा है कि ये एक्सपोनेंशियल यूज में आता है डिक्रीज। एम्पलीट्यूड डिक्रीजेज है, ये यहाँ पर भी आप देख लें ई आ रहा है, तो इस टाइम इसको कहते हैं कि इसका जो एम्पलीट्यूड है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है।
फिर आ जाता है फोर्स्ड ऑसिलेशन, द ऑसिलेशन इन विच अ बॉडी ऑसिलेट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। पहली ऑसिलेशन क्या थी, जहां पर रेजिस्टिव फोर्स थी नहीं। फिर आ जाती है डैम्पिंग फोर्स, यहाँ पर आप उसको इनिशियल पुश देने के बाद आप छोड़ देती हैं, मतलब आप शरारत करके आप जो वो भाग जाती हैं, फिर वो खुद ही उस शरारत की वजह से वो फिर सारी जो लड़ाई होती रहती है वो चलती रहती है इन डैम्प्ड ऑसिलेशन के। सिंपल पेंडुलम में जो बॉब थी वो रेस्ट पे थी, आपने क्या किया, उसको थोड़ा सा आपने हिला दिया तो वो फिर ऑसिलेट करना शुरू कर देगी। शुरू में आपने इनिशियल पुश यहाँ पर देना होता है डैम्प्ड ऑसिलेशन में, लेकिन इनिशियल पुश देने के बाद आपने फोर्स खत्म कर देनी होती है। लेकिन फोर्स ऑसिलेशन में आपने कंटिन्यूअसली हर लम्हे आपने फोर्स देते रहना है। तो इसकी बेस्ट एग्जांपल यही है कि जो झूला आप देती हैं, तो अगर आप क्या करती हैं, बस एक दफा आप झूला दे के फिर आप वो चुप करके बैठ जाएं, तो उसको आप बोलेंगे डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो आप देखेंगे भी कि पहली दफा जो झूला है वो ज्यादा दूर जाता है, फिर दूसरी दफा वो कम दूर जाता है, तीसरी दफा और कम होता जाता है, और कुछ देर बाद वो रुक जाता है। वो हो गया हमारा डैम्प्ड ऑसिलेशन। अगर आप बार बार आप उसको झूला दे रही हैं तो वो फिर हमारी क्या होगा, वो फोर्स ऑसिलेशन होगा। क्लियर? The amplitude of oscillated decrease due to the damping forces, but on account of energy gained from the external force, it remains constant. तो पर्टिकुलर केस के लिए अगर आप अपनी जो फोर्स है वो कांस्टेंट रखते हैं, तो जितना एनर्जी का लॉस होता है वो आप एनर्जी उसको दोबारा दे देती हैं, तो यहाँ पर फिर जो है एनर्जी वो आपकी कांस्टेंट रहेगी। रेजोनेंस व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। अब जो रेजोनेंस किस में आती है, फ्री ऑसिलेशन तो उसको हम बोलते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी। डैम्प्ड ऑसिलेशन में रेजोनेंस नहीं आ सकती, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जस्ट आप इनिशियल कुछ देती हैं, उसके बाद फिर बॉडी जो इनर्शिया की वजह से वो मूव करती रहती है, और जब तक उसके पास एनर्जी होती है वो मूव करती है, और फिर वो ऐसा ऐसा रुक जाती है। तो फोर्स ऑसिलेशन में आपको रेजोनेंस मिलती है, क्योंकि यहाँ पर आप क्या करती हैं, अगर आप अपनी फोर्स को बढ़ाते जाएं तो फिर उसका एम्पलीट्यूड भी बढ़ जाएगा, फिर उसकी फ्रिक्वेंसी भी बढ़ जाएगी। तो एज अ रिजल्ट एक वक्त भी आ सकता है कि जब आप कंटिन्यूसली आप फोर्स लगाई जा रही हैं और आपकी फोर्स ज्यादा होती चली जा रही है, या आप कंटिन्यूसली फोर्स देते चले जा रही हैं, तो एक लम्हा ऐसा भी आ सकता है कि जब जिस बॉडी पर आप फोर्स लगा रही हैं, जिस बॉडी को आप मजबूर कर रही हैं कि तुम ऑसिलेट करो, उसके अगर वाइब्रेशन जो है वो नेचुरल फ्रिक्वेंसी के साथ मैच कर जाती है। मतलब ज़ाहिर है कि कुदरत ने क्या किया हुआ है, हर बॉडी के अंदर आप जानती हैं कि एटम्स क्या करती हैं, वाइब्रेट करती हैं। तो ज़ाहिर है कि जब वो वाइब्रेशन करते हैं तो उनके पास फ्रिक्वेंसी होती है। तो जो सारी जो है मटेरियल्स हैं, हर एक की अपनी अपनी नेचुरल फ्रिक्वेंसी होती है, और वो फिक्स्ड होती है। आयरन की और होगी, स्टील की कुछ और होगी, ठीक है। तो जब आप कंटिन्यूसली फोर्स लगा रही हैं, तो अगर उस बॉडी की जो फ्रिक्वेंसी है, जाहिर है कि जब आप फोर्स लगाएंगे तो उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ती चली जाएगी। अगर उस बॉडी की फ्रिक्वेंसी नेचुरल फ्रिक्वेंसी के साथ मैच कर जाती है, जो उसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी कुदरत ने बनाई हुई है उसके साथ मैच कर जाती है, तो फिर बॉडी किस में चली जाती है, बॉडी रेजोनेंस में चली जाती है। When the frequency of external force is equal to the natural frequency of the oscillator, then this state is known as a state of resonance, and this frequency is known as resonant frequency. While swinging in a swing, अगर आप झूला झुला रही हैं, if you apply a push periodically, बार बार आप, periodically का मतलब है फिक्स्ड इंटरवल के बाद आपने फोर्स अप्लाई करनी है। By pressing your feet against the ground, you find that not only the oscillation can now be maintained, but the amplitude can also be increased. Under this condition, the swing has forced a driven oscillation. तो फोर्स ऑसिलेशन का दूसरा नाम क्या है, ड्राइवन ऑसिलेशन।
In force oscillation, frequency of damped oscillation is equal to the frequency of external force. तो ज़ाहिर है कि एक्सटर्नल फोर्स पे डिपेंड कर रही है ना। और रेजोनेंस में एम्पलीट्यूड सबसे मैक्सिमम होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि जब रेजोनेंस आ जाती है तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है बॉडी का। ये जो फार्मूला है ओमेगा नॉट इज इक्वल टू के ओवर एम, इसका ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर का फार्मूला है। फिर आ जाता है एम्पलीट्यूड रेजोनेंस। The amplitude of force oscillated depends upon the frequency of external force. तो जो एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी है वो आपकी इनफाइनाइट नहीं होती। क्यों? क्योंकि डैम्पिंग बहुत ज़्यादा मौजूद होती है। हम प्रैक्टिकली केस की बात कर रही हैं, तो इसकी वजह से उसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम तो हो जाती है, उसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम तो हो जाता है, लेकिन वो इनफाइनाइट नहीं होता। तानिया जब रेजोनेंस होगी, जैसे आपने पढ़ा ना कि जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो पार्टी क्या करती है, उसमें ऑसिलेशन आती है। तो जब ऑसिलेशन आती है तो वहां पर एम्पलीट्यूड आता है कि नहीं आता तानिया? ये किसी का माइक जो है ना वीडियो ऑन है। ये किसकी वीडियो ऑन हो गई है? अफीरा की। रेजोनेंस में तो हम सिंपल देख रहे होते हैं ना कि वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी की इक्वल हो जाती है उस बॉडी की फ्रीक्वेंसी। तो वहाँ पे एम्पलीट्यूड भी तो उसी लिहाज से चेंज हो रहा है, वो ज्यादा कैसे हो जाता है? ऊपर बात की है पहले ना कि वो एम्पलीट्यूड ज्यादा कम हो था। जाता पहले जब आपने फोर्स लगाई तो उसकी जो वाइब्रेशन पैदा हुई, उसका एम्पलीट्यूड वो बढ़ गया। दूसरी दफा आपने फोर्स लगाई, एम्पलीट्यूड और बढ़ गया। तीसरी दफा फोर्स लगाई, एम्पलीट्यूड और बढ़ गया। इस तरह करते कराते कराते एक वक्त आएगा है। जब आपकी जो ऑसिलेशन है बॉडी की वो नेचुरल फ्रिक्वेंसी के साथ मैच कर जाती है। तो उस टाइम बॉडी का जो ऑसिलेशन वो सबसे ज्यादा होगी। तो जब ऑसिलेशन सबसे ज्यादा होगी तो फिर जो बॉडी की जो फ्रिक्वेंसी है वो सबसे ज्यादा होगी। फ्रिक्वेंसी ज्यादा होगी, फिर उसका जो एम्पलीट्यूड है वो भी सबसे ज्यादा होगा। क्लियर? मतलब डायरेक्ट रिलेशन है एम्पलीट्यूड के साथ उसका। क्योंकि ज़ाहिर है जब बॉडी ऐसे ऑसिलेट कर रही है तो उसने क्या करना है, मेन पोजीशन से उसने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर करना है। तो मेन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट उसको क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड बोलते हैं ना। दूसरे अल्फाज में हम ये भी कह सकते हैं कि जब बॉडी नेचुरल रेजोनेंस में चली जाती है तो बॉडी क्या करती है, अपनी मेन पोजीशन से सबसे ज्यादा दूर चली जाती है। और अगर रेजोनेंस नहीं होती तब बॉडी अपने एम्पलीट्यूड अपनी मेन पोजीशन से ज्यादा दूर नहीं जाती। लेकिन जब रेजोनेंस आ जाती है तो वो अपनी मेन पोजीशन से सबसे ज्यादा दूर चली जाती है। अब क्लियर है? थोड़ा और आसान करके बता दी है। बताएं, क्लियर है सर तानिया? ये जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी वाली आप बात कर रहे हैं सर, ये एटॉमिक लेवल पे लेते हैं या मैक्रो भी? मैक्रो तो है ना, फिर आती एटॉमिक भी जाती है। क्योंकि मैक्रो का मतलब है कि पार्टी जो है तो उसमें वो ऑसिलेट कर रही है। जैसे कि आप ब्रिज की एग्जांपल ले लें तो ब्रिज जो है, क्या वो आपको इस तरह नजर आ रहा है कि वो ऑसिलेट कर रहे हैं? नो सर। तो इसलिए आप बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहाँ पर आपको वो नजर तो नहीं आता। ईद समीना क्या नहीं है आपको समझ आई? आपको नजर नहीं आता कि ऑसिलेट कर रही हैं। लेकिन जब आप उनको वो आर्मी वाले जो है एक दफे वो पाँव मारेंगे तो ब्रिज टूट जाएगा। उसकी ये वजह है कि जो जब आप पैर मारेंगे तो जो ब्रिज है उसके जो एटम्स हैं, पहली दफा आपने पैर मारा तो उनको आपने एनर्जी ट्रांसफर कर दी, एनर्जी ट्रांसफर की, वो डिस्टेबलाइज हो जाएंगे। डिस्टेबलाइज हो जाएंगे। ये नेचुरल फ्रिक्वेंसी की बात कर रहे हैं स्पीना, वैसे दूसरी बात नहीं कर रहे।
जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है ना वो सर माइक्रो लेवल पे बात कर रही है। सर हमने पढ़ा है कि यहाँ पे मीन पोजीशन पे वेलोसिटी यानी मैक्सिमम होती है और एक्सट्रीम पे जीरो हो जाती है। सर मीन मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है तो वेलोसिटी मैक्सिमम कैसे हो सकती है सर? क्योंकि वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। देखिए यहाँ पर आप सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ रहे हैं ना, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपने जो डिस्प्लेसमेंट लेना है वो आपने लेना है फ्रॉम द मीन पोजीशन, ठीक है। तो जब बॉडी क्या करती है वो मीन पोजीशन की तरफ वो आ रही होती है, तब वो क्या करती है उस पर लगने वाली मैक्रो लेवल पे क्यों नहीं होती नेचुरल फ्रिक्वेंसी। ये ना इसकी डिटेल फिर आपको मैं वो सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो आप मुझे रिमाइंडर दे दीजिएगा प्लीज, ठीक है। मैं मजीद है ना आपको वर्डिंग फॉर्म में आसान करके इसका आंसर ना पॉइंटेबल फाइल में आपको बता दूंगा। आप मुझे याद करवा दिया करें, ठीक है। हाँ, ताना ने सही आंसर दिया है कि ज़ाहिर है कि फ्रिक्वेंसी हर एक चीज़ के अंदर मौजूद है ना। आप कोई भी मटेरियल ले लें उसके अंदर वाइब्रेशन तो हो रही है, लेकिन वो हमें फील नहीं होती। तो ब्रिज की मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप जो ब्रिज है, अब उसके अंदर वाइब्रेशन हो रही है, उसके अंदर नेचुरल फ्रिक्वेंसी मौजूद है। लेकिन जब नेचुरल फ्रिक्वेंसी मौजूद है इसका मतलब उसके अंदर ऑसिलेशन हो रही है। तो क्या आपको फील हो रही है? समीना बताएं। ब्रिज के अंदर नेचुरल फ्रिक्वेंसी मौजूद है। नेचुरल फ्रिक्वेंसी मौजूद होने का मतलब है कि वहां पर ऑसिलेशन हो रही है। तो क्या आपको फील होती है? नहीं ना होती। तो वही बात फिर आप क्या करती हैं, आर्मी वाले वहां पे चले जाती हैं, उन्होंने पहली दफा पाँव मारा, तो जब वो पाँव मारेंगे सारे एक साथ पाँव मारेंगे, तो फिर क्या होगा, ढेर सारी जो एनर्जी है वो एटम्स के पास ट्रांसफर हो जाएगी। जब एटम्स के पास ट्रांसफर हो जाएगी तो उनकी जो ऑसिलेशन है वो क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। तो उनकी ऑसिलेशन में भी वो मैच कर जाए विद वो नेचुरल फ्रिक्वेंसी, तो फिर क्या करेगा, उनकी एटम्स उनका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। तो जब उनका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा तो फिर क्या होगा, फिर वो ब्रिज जो है ना उसके अंदर वो ज्यादा उसके पास वो ऑसिलेशन वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो उसकी वजह से जो ब्रिज है वो फिर टूट सकता है। क्योंकि अब जाहिर है कि जब एटम ज्यादा तेजी से मूव करेंगे तो मटेरियल क्या हो जाएगा, वो फिर अब वो टूट सकता है। तो यही वजह है कि हम जब जाती हैं, और ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है, तो ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रॉपर वर्डिंग में, क्योंकि ना ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंटरव्यू में पूछा भी गया है और आने वाले वक्तों में भी पूछा जा सकता है। तो इसलिए मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि जो प्रॉपर वर्डिंग वाला आंसर है ना वो आप मुझे याद करवाइएगा, तो वहां पर फिर आपको मैं बता दूंगा। कोई और सवाल है तो पूछ लें। सर क्या आप इंटरव्यू की फाइल अलग बना रहे हैं? मुझे मसला ये होता है ना कि मैं आपको बोलता हूँ कि मुझे ये कोई क्वेश्चन माइंड में आता है, जैसे जो अभी ये क्वेश्चन आया है, तो मैं आपको बोलता हूँ मुझे याद करवा दिया करें, आप करवाते नहीं है, वो फिर मेरी चीजें माइंड से निकल जाती हैं। थोड़े बहुत अभी क्वेश्चन वो टाइप वो सोल्यूशन बनाए हुए हैं, तो वो साथ साथ आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है सर। और दूसरी बात जो आपने की है कि जो वेलोसिटी है वो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है, तो आप बोल रहे थे जब मीन पोजीशन पर आते हैं तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है। तो वो दूसरी जो आप बात कर रहे हैं ना कि जब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो बॉडी की जो वेलोसिटी वो जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता है कि जब बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन पर चली जाती है तो उसमें लगने वाले फोर्स उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है, बॉडी रुक जाती है। फिर क्या होता है कि वो मूव करना शुरू करती है टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। जब वो मेन पोजीशन से दूर है तो उस पर लगने वाली फोर्स कम है, तो उसकी स्पीड भी कम होगी, वेलोसिटी भी कम होगी। जैसे जैसे वो मेन पोजीशन के पास आएगी तो उसकी स्पीड ज्यादा होती जाएगी, क्योंकि आप जानती हैं कि जब भी आप फोर्स अप्लाई करती हैं तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ज्यादा होता है। तो उस पर फोर्स ज्यादा लग रही है, तो उस पर जो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है वो भी ज्यादा हो रहा है। तो इस वजह से उसकी जो स्पीड है वो बढ़ रही है। तो जब मीन पोजीशन पर पहुंच जाती है तो रिस्टोरिंग फोर्स खत्म हो जाती है,
क्योंकि उसका काम था बॉडी को मेन पोजीशन पर आके ले जाना। लेकिन उस वक्त उसका जो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट होता है वो मैक्सिमम होता है। अगर आप, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपने ये स्टैंडर्ड किस को लेना है, मीन पोजीशन से। जब आप बोलते हैं ना कि एक्सेलरेशन मैक्सिमम है एट द एक्सट्रीम पोजीशन, तो मैंने आपको बोला था कि आपने जो रेफरेंस लेना है वो अपनी मीन पोजीशन लेनी है। तो जब आप मीन पोजीशन से आप एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान चेंज इन वेलोसिटी आप वो करेंगे, तो तब आपको लग जाएगा तो कि तब आपको खुद ही पता चल जाएगा कि जो हमारा एक्सेलरेशन है वो मैक्सिमम है। इसी तरह जब आपने मैक्सिमम वेलोसिटी की बात करनी है तो मीन पोजीशन से पहले वाले जो पॉइंट है उसको आपने नहीं देखना। आपने कहाँ से देखना है, जब उसकी वेलोसिटी जीरो हुई थी वहां से लेकर, और वहां पर जब उसने मीन पोजीशन पर वो पहुंच गया है, इस दौरान का आप चेंज इन डिस्प्लेसमेंट निकाल लें तो वो आपको मैक्सिमम चेंज इन डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। तो जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम मिलेगा तो फिर आपकी जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम होगी। और अगर आप कंसेप्ट वाइज बात करें तो कंसेप्ट वाइज ये है कि जब भी आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो बॉडी की जो स्पीड है वो इंक्रीज होती है। तो चूंकि जैसे जैसे बॉडी मेन पोजीशन के पास जा रही है तो उस पर लगने वाली फोर्स इंक्रीज हो रही है। नहीं सॉरी, पहले एक मिनट, मेन पोजीशन पे जो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। तो जैसे जैसे बॉडी क्या आ रही है, पहले वो एक्सट्रीम पोजीशन पर थी, तो जैसे जैसे वो पास आई तो उस पर जो लगने वाले जो रीस्टोरिंग फोर्स है, शुरू में उसने क्या किया, वो उसने बॉडी को अपनी तरफ खींचा, तो क्योंकि उसके ऊपर कंटिन्यूसली फोर्स लग रही है और वो फोर्स मुसलसल डिक्रीज हो रही है। ये भी बात याद रखनी, क्योंकि मेन पोजीशन पर पहुंचते पहुंचते फोर्स ने जीरो भी होना है। तो उस पर कंटिन्यूसली जब आप बॉडी पर फोर्स लगाती हैं तो बॉडी की जो स्पीड है वो इंक्रीज होती है। ऐसे ही है ना। इस वजह से जो बॉडी है जो मेन पोजीशन की तरफ मूव कर रही है, वो कि उस पर लगने वाली जो फोर्स है वो कम हो रही है विद पैसेज ऑफ टाइम, लेकिन वो कंटिन्यूअस फोर्स लग रही है। तो एज अ रिजल्ट उसकी जो स्पीड है वो इंक्रीज होती चली जा रही है। तो मैथमेटिकली भी अगर आप देख लें, एक्सट्रीम से मीन का जो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है वो निकाल के देख लें, तो तब भी आपको मैक्सिमम वेलोसिटी मिलेगी। अगर आप कंसेप्ट वाइज बात करें, क्योंकि कंटिन्यूसली फोर्स लग रही है, तो जब भी बॉडी पर कंटिन्यूस फोर्स लगती है तो उसकी जो स्पीड है वो इंक्रीज हो जाती है। तो जैसे ही बॉडी मीन पोजीशन पर पहुंची तो फोर्स जो है वो डिक्रीज होकर वो जीरो हो गई, लेकिन फोर्स वहां पर खत्म हो गई। लेकिन बॉडी ने क्या किया, बॉडी के पास इनर्शिया आ गया, क्योंकि बॉडी मूव कर रही थी, तो फिर उसने इनर्शिया की वजह से उसने क्या करना शुरू कर दिया, वो वहां पे रुकेगी नहीं बल्कि आगे तरफ चलना शुरू कर देगी। तो ये फिर काम चलता रहेगा। क्लियर है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगी तो बॉडी क्यामत तक वो हमेशा के लिए मूव करती रहेगी, क्योंकि जब फ्रिक्शन होगी नहीं तो कोई एनर्जी का लॉस नहीं होगा, कोई एनर्जी का लॉस नहीं होगा तो एम्पलीट्यूड उसका कांस्टेंट रहेगा। तो जब एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहेगा तो फिर जाहिर है कि वो बॉडी हमेशा मूव करती रहेगी। मीना और फिर बताएं, जी सर आपको अपने क्लियर है। अपने सवाल जी क्लियर सर है। क्लियर है। जी सर मुझे क्लियर है। और मीना आप अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप मुझे रिमाइंडर दे दीजिएगा। तो क्वेश्चन वाली जो फाइल है ना, वहाँ पर फिर मैं ऐड करके, एक तो आपका वो पूरा जो प्रॉपर आंसर भी आपको मिल जाएगा, और मजीद जो है ना आपको आसान करके, जो इस वक्त मैं नहीं बता पा रहा तो वो फिर आपको मैं मजीद आसान करके भी बता दूंगा। ठीक है। एनर्जी रेजोनेंस। एनर्जी रेजोनेंस क्या होती है, ऑसिलेटर, ये रेजोनेंस पे बात हो रही है। एट रेजोनेंस ऑसिलेटर absorbs maximum kinetic energy from the driving force। तो जो अप्लाई फोर्स होती है वो क्या करती है, उस वक्त वो मैक्सिमम एनर्जी उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, तो उसको आप बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी। या सिंपल आप कह लें कि रेजोनेंस पे जब होती है तो उसके पास जो एनर्जी होती है उसको आप रेजोनेंस एनर्जी बोलते हैं। और उसकी जो वेलोसिटी है वो इन फेज होती है विद द ड्राइविंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स जो आपकी अप्लाई फोर्स है।
द शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस ऑफ अ ड्राइविंग ऑसिलेटर डिपेंड्स ऑन डैम्पिंग। वो डिपेंड करेगा कि कितनी फ्रिक्शन मौजूद है। डैम्पिंग का मतलब फ्रिक्शन, रेजिस्टिव फोर्स। कि रेजोनेंस कितनी शार्पनेस है, रेजोनेंस में कितनी शार्पनेस होगी, कितनी तेजी होगी, वो डिपेंड करेगा रेजिस्टिव फोर्स पर। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। रेजोनेंस पर जो पावर इनपुट है वो मैक्सिमम होता है, क्योंकि जाहिर है कि उस वक्त बॉडी की आपने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे उसको लेके जाना है, फिर जाहिर है कि आपको जो फोर्स है वो मैक्सिमम देना पड़ेगी। मेंटेन्ड ऑसिलेशन, the oscillation in which the loss of oscillator is compensated by the supplying energy from an external force, तो उसको फिर आप मेंटेन्ड ऑसिलेशन बोलेंगे। सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम, लिसाजियस फिगर्स, तो ये भी एमसीक्यू आ सकता है कि जो लिसाजियस फिगर्स आप किसको कहते हैं। तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम, टू या टू से ज्यादा, उसको आप लिसाजियस फिगर्स बोलते हैं। तो ये सेपरेट एमसीक्यू आ सकता है। If two simple harmonic motions act in perpendicular direction, then their resultant motion is in the form of a straight line or a circle or a parabola, depending on the frequency ratio and initial phase difference. These figures are called Lissajous figures. जैसे कि आपकी में भी आपकी जो दो परपेंडिकुलर जो है वो सिंपल हार्मोनिक है, उनका जो नेट है वो आपको स्ट्रेट लाइन मिलता है, तो ये फिगर है ना स्ट्रेट लाइन। अगर आपको सर्कल मिलता है तो ये सर्कल भी फिगर है, पैराबोला ये भी एक फिगर है, तो इसलिए इसका नाम रखा है लिसाजियस फिगर। और ये फार्मूला है जनरल इक्वेशन ऑफ लिसाजियस फिगर का। इसमें बस आप ये याद रख लें कि अगर दो जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, उनमें फेज डिफरेंस अगर पाई/4 है, तो फिर आपको जो क्या शेप मिलेगी, फिर आपको शेप मिलेगी ओब्लीक एलिप्स। ये वाला टेबल याद रखना है, और ये फिगर वाला टेबल ये चाहे रहने दें, क्योंकि इस तरह ये पाई/4 का ओब्लीक आता है, पाई/2 का सर्कल आ जाएगा, इस तरह करके, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर एंड हो गया। फिर नेक्स्ट ये थोड़ा सा रह जाता है, तो इसको सेपरेट क्लास में रखते हैं। ये थोड़ा सा है, खुद कर लेंगे या मैं करवा दूँ? सर ये हम खुद ट्राई करते हैं। आई थिंक इसमें कंसेप्चुअल बात कोई नहीं है। कंसेप्ट अच्छा, इसका क्विज आपने फ्राइडे को देना है या संडे को, इस चैप्टर का? सर फ्राइडे। मेरा दिल है फ्राइडे को रख लेते हैं क्विज, क्योंकि आज है मंगल, संडे तो फिर चले कुछ स्टूडेंट चले पूछ लेते हैं संडे सर जी। सर एररलेस फिजिक्स पढ़ने से हमारी जो बीएससी है वो कंप्लीट हो जाती है या रेगुलर और बीएससी कंप्लीट करनी पड़ेगी? एफएससी और बीएससी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। मतलब कि फिर बीएससी के लिए एचआर के को नहीं पढ़ना चाहिए? एचआर के फिर अब ये ना बात है कम्पिटिटिव एग्जाम ना, आप ये नहीं कह सकते कि मैंने ये बुक खा ली तो मेरा सारा क्लियर हो जाएगा, हो भी सकता नहीं भी हो सकता।
प्रोबेबिलिटी आ जाती है। तो बेस्ट सोल्यूशन यही होता है कि आप जितनी मेहनत करेंगे उतनी आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, क्वांटम की दुनिया में चले जाएं। आपने अपनी प्रोबेबिलिटी को बढ़ाना है। जी हमारा बिना आप मैंने म्यूट नहीं किया हुआ आपको। सर ऐसी सर सर ऐसी कोई वेबसाइट है जिसमें एमसीक्यूज अच्छे पड़े हों, मतलब प्रैक्टिस के लिए? वैसे वही तो हमने बात आ सर्च की जाती है हुई ना, है आप थोड़ी कितने एमसीक्यू कर बहुत। लेंगे करते करते। आप एस चार में देख रहे हैं, उसमें कितने ज्यादा एमसीक्यू हैं, बंदा वो पेपर में कितने को आ जाएंगे। तो मीना मैंने आपको बोला तो है एमसीक्यू का। अगर आप एमसीक्यू करने हैं तो आप एचआर के कर लो, ठीक है। एरएलएस फिजिक्स के एमसीक्यू कर लो, क्योंकि अभी आपके पास टाइम कम है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि एरएलएस फिजिक्स कर लो। इसकी थ्योरी प्लस इसके एमसीक्यू जितनी होती हैं जो हो सकती हैं, क्योंकि सारे एमसीक्यू आपने नहीं करने हैं, क्योंकि कुछ एमसीक्यू है वो नहीं आते हैं। आपने अपने लेवल तक रहना है। जो बहुत ही लंबे एमसीक्यू ना एरएलएस फिजिक्स के, वो आपने नहीं करने हैं। इस तरह जो एचआर की है वो कर लें, ये दो बुक्स कर लें, बाकी फिर अल्लाह पे छोड़ दें। क्योंकि अगर आप इधर उधर करेंगे तो वो फिर चीज़ें आपके लिए कम्प्लेक्स होती चली जाएंगी। तो अब जाहिर है कि जॉब तो आपको आपकी किस्मत और आपकी मेहनत पे मिलनी है। क्योंकि जब हम मेहनत कर रहे हैं तो फिर भी हमें जॉब नहीं मिलती, क्योंकि ये अल्लाह की मर्जी है। तो ये दो चीज़ों पे आपको जॉब मिलनी है। जी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के लिए बीएड लाजमी है। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि बीएड आप लाजमी करें, क्योंकि आप जो गवर्नमेंट जॉब्स आती है उसमें बीएड की जो रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा होती जा रही है। और आने वाले वक्तों में शायद हर जॉब के लिए बीएड लाजमी हो। इसलिए जो बीएड है वो जिन स्टूडेंट ने नहीं किया वो कर लें। अगर आपका बीएड होता तो आप एडमिनिस्ट्रेट या हेडमास्टर के लिए भी आपने एलिजिबल होना था। और दूसरी